ज्योग्राफी लेसन 1 संसाधन एवं विकास। बेटा ये जैसे मैंने बताया मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, यानी कि इस पार्ट के वीडियो को अगर हम ध्यान से देख लेंगे तो इस पार्ट के बेसिक्स हमें क्लियर हो जाएंगे और इस पार्ट से आने वाले प्रश्नों को हम आसानी से इस लेवल तक कर पाएंगे कि हम कम से कम पास ज़रूर हो जाएं। और अगर अच्छे से डीपली इसको पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो बेटा संसाधन एवं विकास, पहले संसाधन के बारे में बात करेंगे। संसाधन किसे कहेंगे? बेटा हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी कि उसका प्रयोग किया जा सकता है और इसको बनाने के लिए टेक्निक, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से ये संभाव्य है। मतलब आर्थिक रूप से मतलब पैसे के मामले में भी वो संभव है उसको कर पाना। और सांस्कृतिक रूप से वो मान्य है, यानी कि संस्कृति भी ये कहेगी या ये मानेगी कि हाँ ये संसाधन हम इस वस्तु को प्रयोग में लेके आ सकते हैं। मतलब अगर साधारण शब्दों में हम संसाधन की बात करें तो प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं, वो टेक्निक के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो उसे हम संसाधन कहेंगे। एडिशनली इसको आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हम जोड़ के संसाधन कहेंगे। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया कोई लकड़ी पड़ी हुई है और उसको अगर हम फट्टे में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें नट वगैरह लगा देते हैं, पेंट करके उसका हम बैठने के लिए, जैसे हम क्लासेस में बैठते हैं बेंचेस पे, तो वो जो वस्तु है, यानी कि जो लकड़ी का लट्ठा है, वो वस्तु है जब तक हम उसको अपनी तकनीक के माध्यम से, यानी कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से और उस पर कुछ पैसा खर्च करके हम उसे एक ऐसी वस्तु के रूप में कन्वर्ट कर लें कि उससे हमारी कुछ आवश्यकताएं, जैसे बैठने की आवश्यकता है, जैसे मैंने अभी बताया बेंच पे, तो वो क्या बन गई? वो बन गई संसाधन। तो अनेकों संसाधन हैं हमारे आसपास, आप देख सकते हैं कि जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, वो हो गया हमारा संसाधन। बेटा अब इसके प्रकार की बात करते हैं। बेटा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब कि जो संसाधन हैं वो कैसे हैं, मतलब जैव संसाधन अब दो प्रकार के हो गए, जैव और अजैव। जैव संसाधन वो हो गए जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, यानी कि जिनमें जीवन होता है, नाम से पता है जैव, जैव मतलब जीवन। जैसे मनुष्य है, वो भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। तो ऐसे ही अजैव संसाधन, मतलब अजैव संसाधन वो जिनमें जीवन नहीं है, जैसे चट्टान है, धातुएं हैं, तो ये हो गए क्या? अजैव संसाधन। ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उनमें जीवन है या नहीं है, जैव अजैव। उसके बाद आ गया समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब कि वो कितने समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो नए बन सकते हैं, यानी कि उनका पुनः उपयोग हो सकता है। जैसे बेटा वायु है, जल है, सूर्य है, तो ये क्या हो गए? नवीकरणीय संसाधन हो गए। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? अनवीकरणीय जिनको दोबारा, यानी कि बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगे या बनाया ना जा सके, उनका निर्माण बड़े लंबे समय के बाद हो, तो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे हमारे खनिज हैं, जैसे हम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, कोयले की बात करते हैं, वो सारे क्या हैं? अनवीकरणीय संसाधन हैं। उसके बाद बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर कि मालिक कौन है। तो बेटा जैसे अगर एक आदमी निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब जिसमें केवल एक व्यक्ति उसका स्वामी हो। फिर आ गया सामुदायिक संसाधन, पूरा समुदाय उनका मालिक हो। फिर आ गया राष्ट्रीय संसाधन, जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा में हो, यानी कि जो पूरे देश के हों। और इसके साथ साथ आ गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं कि एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा 200 मील से ज़्यादा हो, तो किसी देश की सीमा से 200 मील परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। उन्हें ही हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में रखते हैं और इन्हें ही हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।
तो ये हो गया बेटा स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर वो संसाधन किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उनको संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी का मतलब जो संभव है, विद्यमान तो हैं लेकिन उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो उसके बाद आ गया, जैसे मान लिया इसकी बात करते हैं हम, जैसे हमारे महासागरों में पानी है, पानी को हम H2O बोलते हैं। अब वहाँ से हाइड्रोजन को निकालना मतलब संभावी संसाधन कह सकते हैं कि ये है तो, लेकिन अभी प्रयोग नहीं किया पाया है, उसकी टेक्निक अभी हमारे पास नहीं आ पाई है। कुछ संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि जो हम अब प्रयोग में करते हैं, प्रयोग जिनका करते हैं। भंडारित संसाधन कौन से हैं? वो संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं, यानी कि हम मतलब सोचते तो हैं कि ऐसा हो जाए, जैसे हवा में जो नाइट्रोजन है 78% है, तो हम वहाँ से कुछ ईंधन बनाने का या नाइट्रेट बनाने का विचार रखते हैं। तो ऐसे संसाधन हैं जो भंडारित हैं लेकिन उनका अभी प्रौद्योगिकी नहीं आई है, हमारे पास टेक्निक नहीं आई है। इसके साथ साथ संचित संसाधन आ गए, वो संसाधन जो ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु अभी आरंभ नहीं हुआ है, जैसे अभी मैंने बताया। तो ये विकास का यानी कि उनका जो स्तर है वो किस रूप में है, कौन सी चीज़ों का प्रयोग हम कर पा रहे हैं, कौन सी का हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था बेटा आपका विकास के स्तर पर। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आती है बेटा सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत मतलब लगातार, पोषण विकास मतलब ऐसा विकास जो लगातार हमें पोषित करता रहे। ये नहीं कि एक बार हमें को फ़ायदा दिया और उसके बाद फिर हमें वो परेशानी देने लग जाए। जैसे मान लिया कोई फैक्ट्री है, हम उससे बहुत कमा रहे हैं, बहुत हमें फ़िलहाल रोज़गार भी दे रही है, लेकिन उसमें धुआं और इतने केमिकल्स निकल रहे हैं कि वो आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए वहाँ से ना तो वो इन्वायरमेंट को ठीक रख पा रही है, ना जो हमारे ऐसे संसाधन हैं जिनकी हमें आगे ज़रूरत है उनको भी वो बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रही है। आगे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा? तो ये त्वरित विकास हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास जो लगातार पोषित करता रहे, आने वाली पीढ़ियों को भी पोषित करता रहे, यानी कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग, मतलब बड़े ध्यान से प्रयोग करना, ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं जो अभी चल रही है वो ही नहीं, अपितु भावी पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। सतत पोषणीय विकास कहलाता है। उसके बाद आ गया बेटा संसाधन नियोजन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संसाधन नियोजन। नियोजन को अंग्रेजी में जैसे हम बात करें, हिंदी में थोड़ा सा वर्ड वैसा लगता है, हैवी वर्ड लगता है। नियोजन को हम प्लानिंग से समझें, किसी चीज़ की प्लानिंग करना, उसको नियोजन बोलते हैं। तो संसाधन नियोजन मतलब संसाधनों की प्लानिंग करना। कैसे प्लानिंग करते हैं कि ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधनों का प्रयोग बड़े ध्यान से करना है, ऐसे उपाय और ऐसी तकनीकों के हिसाब से करना है कि जो संसाधन है उनकी हम प्लानिंग करके चलें। अब ये कैसे, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लिया किसी बिल्डिंग में बेटा ऊपर, यानी कि जो छत के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, आज के समय में आपने देखा भी होगा बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, यानी कि जो सूर्य वाली ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे पंखे चलते हैं और लाइटें जलती हैं। तो ये क्या हो गया, हमें सौर ऊर्जा का हम बड़े अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्डिंग्स पर क्या लगा दी, सोलर प्लेट्स लगा दी। अब ये जो ऊर्जा है, ये कैसी ऊर्जा है बेटा, ये ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो हमें रोजाना मिलती है, जैसे सूर्य है रोजाना मिलेगा। तो ये नवीकरणीय स्रोत हो गए। अब जो नवीकरणीय स्रोत हैं उनका प्रयोग हम कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से हमने प्रयोग किया क्योंकि वो अगले दिन मिल रहा है। अब मान लिया कि किन्हीं 2 दिन 4 दिन सूर्य नहीं निकले, तो उस समय पे हम अपनी जो सामान्य बिजली है, जो कोयले से बनती है, जो थर्मल, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। मान लिया 2 घंटे या 2 दिन या 3 दिन लाइट
की प्रॉब्लम आई सूर्य के कारण, तो हम उस दूसरी बिजली का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग के तहत हमने काम किया, तो इसको हम संसाधन नियोजन का एक उदाहरण कह सकते हैं। उसके बाद आ गया बेटा पृथ्वी सम्मेलन, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। 1992 में ये हुआ था। रियो डी जेनेरियो नाम का एक शहर है ब्राज़ील में, वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था। 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर क्या बोलेंगे, UNCE एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, तो ये के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21, इसके बारे में बात करेंगे, एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय अक्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो बेटा, क्योंकि पृथ्वी है हमारी, हम उसको यानी कि अलग अलग देशों की बजाय पूरे परिवार के रूप में देखें। अब जैसे विकास की बात कर रहे हैं, जब विकास हो रहा है यानी कि अनेकों उद्योग लग रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बहुत धुआं निकलता है, बहुत सारे प्रदूषण फैलता है, फैक्ट्रियों से गंदगी निकलती है, तो वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी पर एक संकट की स्थिति आ सकती है। तो उसी से निपटने के लिए 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें का मतलब है कि पृथ्वी को हमें बचाना है। उसमें 100 से ज़्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे यानी कि हेड्स थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया कि भाई हमें अपने देश के विकास पे ध्यान नहीं देना है कि भाई अब फ़िलहाल तो हमारा देश बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़े उद्योग उनके विकसित हो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उन उद्योगों से कितना प्रदूषण फैल रहा है, कितनी ज़मीन खराब हो रही है, हवा में कितना जहर फैल रहा है, पानी कितना ख़राब हो रहा है। तो ये अनेकों चीज़ें उन्होंने उस पर अपनी चिंता जाहिर की और उन्होंने एक एजेंडा 21 पारित किया। 21 का मतलब क्या है कि 21वीं सदी के लिए मतलब जो पृथ्वी है उसको हमें सुरक्षित बनाना है, वो एजेंडा 21 कहलाता है। वो हर एक देश के लिए उन्होंने कुछ शर्तें या कुछ नियम या कुछ ऐसे रूल सजेस्ट किए कि भाई हमें इसके पर्यावरण के लिए, ख़ास तौर से पर्यावरण के लिए हमें पर्यावरण क्षति को बचाना है और साथ साथ जो रोग यानी कि चिकित्सा वाली बातें हैं वो भी हमें इसमें इंक्लूड करनी है, गरीबी को भी दूर करना है। तो इस प्रकार एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें हमारी नॉर्मल मानवता के बारे में, हम गांधी जी ने बड़ी ख़ास बात कही थी कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, यानी कि जो संसाधन हैं वो बड़े प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन किसके लिए? आवश्यकता के लिए, ज़रूरत के अनुसार। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मानव जो है वो लालच से भरा हुआ है, उसकी संतुष्टि के लिए वो सारी चीज़ें नहीं हैं। यानी कि ये कहा गया पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी कि हम क्या करते हैं कि पेट भरना मतलब आवश्यकता और पेटी भरना मतलब लालच। तो ये बात बता रहे हैं, गांधी जी बता रहे हैं कि जो संसाधन हैं उनका प्रयोग हमें बड़े नियोजित रूप से करना है, बड़े विवेकपूर्ण रूप से करना है और कोशिश करनी है कि हम अगली पीढ़ी के लिए भी उन चीज़ों को संजो के रख पाएँ, यानी कि ऐसा विकास करें जो सतत पोषणीय विकास हो और हमारी पृथ्वी पर आने वाले अनेकों संकट जो औद्योगिक विकास के कारण हो सकते हैं उन्हें हमें दूर करना है, उनसे हमें बचना है। उसके बाद बेटा जो अभी मैंने बताया विकास के कारण, विकास जैसे पाठ में भी कहा गया है कि संसाधन और विकास की भी बेटा जैसे देखें तो अनेकों परिभाषाएं हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक खास परिभाषा है। विकास मतलब किसी क्षेत्र में गुणात्मक रूप से वृद्धि होना, उसको हम ये कहेंगे कि ये विकास की एक परिभाषा हो सकती है। अब आजकल अगर हम बात करें विकास, अब हर एक आदमी की जो परिभाषा है, हर एक आदमी की सोच है विकास के प्रति वो अलग है। मान लिया कोई पैदल चलता है और वो कुछ दिन के बाद साइकिल ले ले तो क्या कहेंगे, अरे यार देखो इसका तो बड़ा विकास हो गया है, इसने तो प्रोग्रेस कर ली, प्रगति हो गई इसकी, तो ये देखो अब साइकिल पे चलने लगा।
मान लिया कोई 100 गज के घर में रहता है, उसका 500 गज का घर हो गया, तो क्या कहेंगे, देखो भाई इसने तो पूरा विकास कर लिया। किसी गांव में के आसपास कच्ची गलियां हैं, वहाँ पे पक्की गलियां हो गई, कहेंगे गांव का विकास हो गया। ऐसे ही किसी देश का विकास हो सकता है, उसकी जो कहेंगे कि भाई इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है, इसकी जो चिकित्सा व्यवस्था है, इसकी के उद्योगों की गति है, उसने विकास की गति पकड़ ली है। तो अनेकों बेटा इसके अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं। अब जो विकास के कारण जो मैंने अभी भी बताया बड़ी समस्याएं आ रही हैं, वो आ रही हैं किसकी समस्याएं? प्रदूषण की समस्याएं, भूमि की गुणवत्ता की समस्याएं। तो उनके बारे में अब हम बात करेंगे कि भू निम्नीकरण, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भू निम्नीकरण किसे कहते हैं? भू मतलब भूमि, निम्नीकरण मतलब नीचा हो जाना, यानी कि भूमि के स्तर का नीचा हो जाना, यानी कि भूमि की जो गुणवत्ता है उसका कम हो जाना, उसको हम कहेंगे भू निम्नीकरण। तो भू निम्नीकरण के कारण क्या हैं वो जानेंगे। भू निम्नीकरण के कारणों में बेटा पहला आता है खनन, मतलब खुदाई। जैसे कोयले की खानें हैं या अनेक रेत की खानें हैं, तो वो खानों से यानी कि खुदाई से क्या होता है, जो भूमि का जो स्तर है वो गिर जाता है, यानी कि वहाँ पर हम फसल वगैरह नहीं बो पाते हैं, खड्डे हो जाते हैं, बड़े बड़ी सुरंगें हो जाती हैं। ऐसे ही दूसरा आता है भू निम्नीकरण का कारण अतिचारण। अति मतलब ज़्यादा, चारण मतलब चरना, यानी कि पशुओं का ज़्यादा चरना। पशुओं के ज़्यादा चरने से भी भूमि की गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे घास है वो भूमि की ऊपरी परत को बेटा जोड़े रखता है। अगर वो ज़्यादा यानी कि चराई हो जाए वहाँ पर, तो जो ऊपर वाली परत है वो हवा से उड़ सकती है, भूमि से बह सकती है। उसके बाद आ गया अति सिंचाई। अति सिंचाई का मतलब ज़्यादा सिंचाई करना। ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होगा, वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद औद्योगिक प्रदूषण, अभी अभी मैंने बताया, उद्योगों से जो प्रदूषण निकलता है उससे भी भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, गुणवत्ता खत्म हो जाती है। ऐसे ही वनोन्मूलन, वन उन्मूलन यानी कि वन को हटा देना, यानी कि वनों की कटाई कर देना, तो ये भी भूमि की गुणवत्ता को कम करता है। उसके बाद आ गया बेटा भूमि की गुणवत्ता को बचाना, यानी कि भूमि संरक्षण। भूमि का संरक्षण, भूमि को की गुणवत्ता को बचाना। कैसे बचाएंगे? अब जो ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई थी भूमि निम्नीकरण के लिए, उनको ही हम दूर कर देंगे। जैसे मान लिया खनन है, अतिचारण है, अति सिंचाई है, वनोन्मूलन है, औद्योगिक प्रदूषण है, इनको हम कंट्रोल करेंगे। जैसे अब वनोन्मूलन का कंट्रोल क्या है भाई? वनोन्मूलन का कंट्रोल है वनारोपण, यानी कि ज़्यादा वन लगाएंगे, सीधी सी बात है। अब वनों के कम होने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वन लगाने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो ये उपाय हो गया। ऐसे ही पशुचारण पे नियंत्रण, जैसे अधिक चराई हो रही है तो आप नियंत्रण कर लो, यानी कि एक ही जगह पे ज़्यादा पशुओं को मत चराओ। उसके बाद ऐसे ही खनन का नियंत्रण, अभी मैंने पहला बताया खनन वाला, उसका नियंत्रण हो गया। ऐसे ही औद्योगिक, ये उद्योग के कारण जो प्रदूषण बताया था, वैसे ही यहाँ औद्योगिक जल का जो परिष्करण करें, यानी कि उद्योग की जो गंदगी है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं जो उद्योगों के अपशिष्ट के रूप में निकलते हैं, उनको परिष्कृत करके ही भूमि पर छोड़ा जाए। और एक लास्ट पॉइंट अभी करेंगे हम, रक्षक मेखला। रक्षक का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करने वाले, गार्ड। और मेखला का मतलब क्या है? श्रृंखला, यानी कि लाइन। यानी कि पेड़ों को एक ऐसी लाइन में रक्षक की भांति खड़ा कर देना, यानी कि बो देना एक लाइन में, ताकि एक विशेष प्रकार, एक विशेष दिशा से आने वाली हवाएं मिट्टी की ऊपरी परत पर ज़्यादा असर ना डाल पाएँ। उसको कहते हैं रक्षक मेखला। जैसे कोई पेड़ है, जैसे कोई खेत है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो उपजाऊ होती है बेटा, और वो हवा के साथ बह जाती है, यानी कि उड़ जाती है। तो रक्षक मेखला एक ऐसी पद्धति है जिसमें खेत के हम कई बार चारों तरफ नहीं तो विशेष दिशा से आने वाले पवनों के लिए हम रक्षक मेखला बनाते हैं, यानी कि पेड़ों की एक श्रृंखला बना देते हैं, ताकि हवा पहले पेड़ों पे टकराए और उसके बाद खेत की मिट्टी पर, ताकि एकदम से उसका ज़्यादा असर ना हो पाए। उसके बाद बात आती है बेटा मृदा। मृदा के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और मृदा किसे कहते हैं, इसके अलग अलग प्रकार बताइए। और मानचित्र पे भी इसको दिखाने के लिए प्रश्न आता है। अलग अलग मृदा के जो प्रकार हैं
उनकी भी डिटेल्स पूछी जाती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर करें। मृदा किसे कहेंगे? मिट्टी, जिसको हम मानते हैं ये ऊपरी परत होती है, भूपरपटी। भू माने भूमि, परपटी माने ऊपर की पट्टी, तो उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है, लूज परत होती है, दानेदार परत होती है, उसको हम मृदा कहते हैं। इसमें ये बड़ी उपजाऊ होती है और इसमें जैव और अजैव अजैव दोनों प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि संरचक हैं वो पाए जाते हैं। तो इसको हम मृदा के प्रकार पढ़ेंगे। मृदा के प्रकार में बेटा पहला प्रकार हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ का मतलब क्या है? जो जल जिसको बहाकर लाता है, ऐसी मृदा, उसको कहेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 45% नक्षत्र पर फल पर पाई जाती है। पोटाश की बहुलता होती है। पोटाश क्या बेटा? एक मतलब क्या कहेंगे इसको, एक एलिमेंट है, एक संरचना है, क्या कहेंगे इसको, एक यानी कि संरचक है। पोटाश सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित, यानी कि जो जलोढ़ मृदा है ये, क्योंकि नाम से पता लग रहा है जल जो बहाकर लाता है वो मृदा, तो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके तंत्र हैं, इनसे अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। तो ये अपने किनारों पर जो मिट्टी बहाकर लाती हैं वो जमा करती रहती हैं। इससे अनेकों हमारे मैदान बने हैं, जैसे हमारे गंगा का मैदान है जो हमारा मैदानी भाग है, जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश है ना, तो ये सारा जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न रूप हैं, यानी कि कई जगह रेतीला भाग, कई जगह मृतिका होता है बेटा महीन महीन कण, उनको मृतिका बोलते हैं। और सिल्ट होता है गाद, जैसे ना आपने देखा होगा कई बार नदियों के नीचे बिल्कुल तली की तरफ गाद जम जाती है, उसको सिल्ट बोलते हैं। तो ये इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। ये दो प्रकार की होती है बेटा आयु के आधार पर। जो जलोढ़ मृदा है वो बांगर और खादर, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका क्या अंतर है हम लास्ट में पढ़ेंगे। बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा को बोलते हैं, खादर मतलब नई जलोढ़ मृदा को बोलते हैं, जो नदी के बिल्कुल पास पाई जाती है। इसके कण जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। यहाँ जो पथरीली ज़मीन होती है ये पुरानी होती है, ये नदी के क्षेत्र से थोड़ी सी दूर पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा जलोढ़ मृदा। उसके बाद है काली मृदा। काली मृदा मतलब नाम से पता लग रहा है काली मृदा। ये देखिए गुजरात के क्षेत्र में, सौराष्ट्र के क्षेत्र में ये पाई जाती है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये 2 पॉइंट आप बड़े ध्यान करें। इसको रेगुर भी कहा जाता है। और ये बेटा आग्नेय चट्टानें बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण बनी हैं, और आयरन, चूना, मैग्नीशियम की बहुलता इसमें है। ये आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने पहले वाले में बताया, आपका जो पोटाश है वो क्या है? एक एलिमेंट है, तत्व है। तो ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और इसमें टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति है। ठीक है, ये टेटनीफेरस जो मैग्नेटाइट है ये भी क्या है? एक एलिमेंट है। तो टाइटेनियम और लोहा, टेटनीफेरस, टाइटेनियम और लोहा। तो अब आगे बात करते हैं बेटा लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, अब लाल ना लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी हो जाता है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। उर्वरता मतलब इसकी उपजाऊ शक्ति। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, लाल एवं पीली मृदा। ठीक है, लाल किसके कारण है? लोहे के कणों के कारण। और जब इसमें थोड़ी बहुत नमी आ जाती है, आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर जंग लगा है और ज़्यादा नमी है तो वो जो जंग है पहले लाल होता है, बाद में पीला हो जाता है। तो लाल एवं पीली मृदा इसी के कारण इसका रंग पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा बेटा देखिए, लेटर शब्द से बना है लेटराइट, और लेटर का मतलब है ईंट। ये देखिए, ये लेटराइट मृदा का उदाहरण है।
बल्कि चित्र कहेंगे। और उच्च तापमान और अधिक वर्षा वालों में ये वाले क्षेत्रों में ये विकसित होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। ज़्यादा बारिश होती है, निक्षालन का मतलब होता है जमना। चाय व काजू के लिए ये उपयुक्त है। ये प्रश्न कई बार आ जाता है। लेटराइट मृदा में मुख्य कौन सी फसलें पाई होती हैं? चाय व काजू। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, यानी कि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है लेटराइट मृदा। उसके बाद बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा। नाम से पता लगता है मरुस्थलीय यानी कि रेतीली। रेतीली मृदा है, रंग लाल और भूरा है। राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहाँ ये पाई जाती है, आपको पता है। रेतीली होती है, लवणीय यानी कि नमकीन, और शुष्क जलवायु जहाँ पर बारिश कम होती है। उच्च तापमान, जल वाष्पन की जो दर है वो अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ह्यूमस क्या होता है बेटा? जो हमारे पर्यावरण में जैसे कोई पक्षी मर गया, फल टूट गया, पत्ता झड़ गया, तो जो जैविक पदार्थ हैं उनका जो यानी कि अपशिष्ट लगा लो या उसका जो टूटा हुआ रूप है वो जब वातावरण में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। और ये बड़ा ही उपजाऊ होता है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ह्यूमस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई पशु मर गया, मैंने भी बताया, कोई पक्षी मर गया, तो उसका जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वो क्या है? वो ह्यूमस है। कोई मान लिया फल है, टूट गया, सड़ गया, मिट्टी में मिल गया, वो क्या है? ह्यूमस है। उसका जो पौधे का पत्ता है, जड़ें हैं, वो क्या है? ह्यूमस है। किसी पक्षी ने या पशु ने मान लिया अपशिष्ट पदार्थ एक्सक्रीट आउट कर दिया, यानी कि गोबर कर दिया, बीट कर दी, वो मिल गया ज़मीन में या भूमि में मिल गया, वो क्या है? वो ह्यूमस है। तो वो क्या करता है? उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। और इस जो हमारी मरुस्थलीय मृदा है उसमें ह्यूमस की और नमी की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कम होता है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगर इसमें जैसे फुहारे आपने देखा होगा, कई एरियाज़ में फुहारा सिस्टम है, स्प्रिंकलर है ना, तो वो उससे वहाँ पर बड़ी अच्छी फसल पैदा हो जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा के बारे में। पर्वतीय या वन मृदा जिसको बोलेंगे, तो गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है। कुछ क्षेत्रों में ये यानी कि उसका जो कण है वो मोटे होते हैं। कईयों में जब नीचे घाटियों की तरफ आती है तो वो जो दोमट मिट्टी के रूप में और सिल्टदार, जैसे मैंने बताया ना, गाद वाली बन जाती है। और ये अधिशीलक तथा ह्यूमस रहित होती है, यानी कि इसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है और ये एसिडिक ज़्यादा होती है। अधिशीलक का मतलब क्या है? ज़्यादा एसिडिक, ठीक है, यानी कि जिसको हम अम्लीय कहेंगे, अम्लीय प्रवृत्ति वाली कहेंगे। उसके बाद बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मतलब बेसिक ये पार्ट है, बड़े बेसिक इसके कंसेप्ट हैं। इसके बाद आता है मृदा अपर्दन। अभी हमने मृदा पढ़ा, मृदा का अपर्दन। अपर्दन का मतलब है मिट्टी की, अब मृदा का मतलब मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ परत है उसका टूटना, उसी को हम अपर्दन कहते हैं। अनेकों कारणों से ये अपर्दन हो सकता है, हवा से भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको रक्षक मेखला के बारे में, जब तो ऊपर वाली परत हवा से उड़ जाती है, कई बार पानी से बह जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपर्दन, ऊपरी परत का टूट जाना। ये देखिए, ये ऊपरी परत का टूटना है, इसको मृदा अपर्दन कहेंगे। जैसे पानी है, ये परत को तोड़ रहा है, यहाँ देखिए ये पानी बह रहा है, साथ में ये उपजाऊ यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा वो साथ में बह जाता है। तो मृदा अपर्दन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके कारण अनेकों कारण हो सकते हैं। मृदा का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है, जैसे मैंने समझाया। और इसके कारण क्या हो सकते हैं मृदा अपर्दन के कारण? भाई सीधी सी बात है, कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपर्दित हो सकती है, यानी कि ज़्यादा आपने उसमें पानी डाल दिया तो पानी के साथ ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो हमारा उपजाऊ भाग है, वो साथ साथ बह जाता है। कई बार पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र में मृदा उड़ा ले जाती है, इसको पवन अपर्दन कहते हैं। चंबल बेसिन में इसे खड़ भूमि कहते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया। ये वाला जो है ये क्या है? चंबल बेसिन वाला एरिया है, जिसको अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं, ठीक है। और
एक है उत्काथ भूमि किसे कहते हैं, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती। तो ये वाली जो भूमि है इसको क्या कहेंगे, क्या ये जोतने वाली भूमि है? नहीं, इसको हम उत्काथ भूमि भी कह सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है साथ साथ अवनलिकाएं कहते हैं, ये जो अभी बताया, बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को, मृतिका युक्त का मतलब क्या है, ज़्यादा बारीक जो जिसमें कण पाए जाते हैं, ऐसी मृदा को मृतिका युक्त मृदा कहते हैं। और वहाँ से अब क्योंकि बहुत बारीक कण हैं तो वो पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे अवनलिकाएं बन जाती हैं। ये वाली जो अवनलिकाएं हैं ये बन जाती हैं। तो ये हो गया हमारा मृदा अपर्दन के कारण। अब मैंने बताया था अभी अभी आपको कि खादर और बांगर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खादर और ये जलोढ़ मिट्टी के दो रूप हैं। ये नवीन जलोढ़ मृदा है, यानी कि खादर जो है वो नई है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो अभी तैयार हुई है, जो नदी ने अपने साथ जो छोटे छोटे कण लाए हैं वो उसको जमा किया है, तो ये नवीन जलोढ़ मृदा है। बांगर है ये पुराचीन है, यानी कि पहले की, अधिक बारीक व रेतीली, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और कंकड़ और कैल्शियम बांगर में होते हैं, ये थोड़ी सी मोटी होती है। ये बार बार नवीकरण संभव है, इसका नवीकरण संभव नहीं है क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है, ये नदी से ज़्यादा दूर होती है। ये इसका नवीकरण संभव है क्योंकि ये अभी फ़िलहाल निर्माण की स्थिति में है। नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। जो नदी के पास का क्षेत्र है, जैसे मान लिया बाढ़ आ गई तो साथ साथ जो वो जो मैदान है बाढ़ के कारण बन जाते हैं, क्योंकि मिट्टी बहा के लाती है नदी, और बाढ़ में वो अपने रास्ते से दूसरे साइड भी आ जाती है, तो वहाँ पर वो मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे बाढ़ निर्मित मैदान बनते हैं। और कई बार नदी के पास जो डेल्टा हो जाता है उसमें भी ये खादर मिट्टी पाई जाती है। डेल्टा क्या होता है बेटा, कि जब नदी समतल क्षेत्र में आती है तो वो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। कुछ क्षेत्र बीच का जो ट्रायंगुलर टाइप आमतौर पर जो क्षेत्र है, वो वहाँ पर जो हमारी नदी है वो अपना बहाकर लाई गई मिट्टी को जमा करती है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, खादर मिट्टी होती है, बड़ी उपजाऊ होती है। और तो इस त्रिभुजाकार आकृति को ही हम डेल्टा कहते हैं, जो नदी के एंड पॉइंट पे आमतौर पर बनता है जब ये सागर में मिलती है। तो ये नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है बांगर। मैंने बताया था ये शुरू में ही कि ये नदी से दूर होती है। उसके बाद बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ इसका मैप वर्क, वो भी हम अभी समझेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बेटा आपके बुक में दिया गया है, कोई चीज़ मैं नई नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल जो आपके एनसीईआरटी में, जो आपके सपोर्ट मटेरियल में जो मैप्स दिए गए हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ स्लाइड्स में चेंज किया है और उन्हीं को मैंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप उन्हें सुनकर और समझकर और बाद में अगर आप पढ़ेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं बिल्कुल नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपकी किताब में हैं उन्हीं को मैं बहुत ही साधारण भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बेटा नक्शा है भारत का नक्शा, इसमें मृदा के प्रकार बताए गए हैं, इसमें ये अलग अलग रंगों से ये दर्शाया गया है। सबसे ज़रूरी है कि भारत के नक्शे में हम अलग अलग राज्यों को समझ लें, हमें ध्यान होना चाहिए कि कहाँ कौन सा राज्य है, ताकि जब हम ये भौगोलिक मानचित्र में अलग अलग रंगों से पढ़ें तो हमें पता लगे कि ये वाला क्षेत्र ये है। पहला है ग्रीन वाला, ये इंडेक्स है बेटा, पर्वत और वन, यानी कि जहाँ ग्रीन रंग दिखाई दे रहा है वो पर्वतीय, क्या है, पर्वतीय मृदा है। अब क्योंकि आपको पता है पर्वतीय मृदा जम्मू कश्मीर ये वाला है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हमारा सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। इस एरिया में क्या है, इस एरिया में जहाँ ग्रीन पार्ट दिखाया गया है, ये क्या कौन सी मृदा है, पर्वतीय या वन मृदा। तो पर्वतीय मृदा है, वन मृदा है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में होगी, और पर्वतीय क्षेत्र हम जानते ही हैं। उसके बाद आ गया बेटा जलोढ़ मृदा, जिसे जल बहाकर लाता है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट ग्रीन है, ये वाला एरिया। ये देखो हमारा हरियाणा है, पंजाब है ना, ये यूपी है, बिहार है, बंगाल का एरिया है। ये सारा ये क्या है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर। ये कुछ हिस्सा हमारा राजस्थान की तरफ से है, कुछ हिस्सा हमारा ये गुजरात की तरफ है। तो मुख्य रूप से, लेकिन आप इसे याद रखें, इस बेल्ट को, ये बेल्ट है हमारी, यानी कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल, बस। उसके बाद हम लाल और पीली मृदा की बात करते हैं। ये देखिए, ये लाल और पीली मृदा है हमारी, लाल और पीली मृदा। ये कौन सा एरिया है हमारा, ये हमारा उड़ीसा का एरिया है, ये हमारा
किसका एरिया है? छत्तीसगढ़ का एरिया है, कुछ तेलंगाना का एरिया है। तो यही हमारा लाल और पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है। उसके बाद काली मिट्टी, जैसा हमने पढ़ा, ये हमारा कलर दिखाई दे रहा है, ये काली मिट्टी, ये हमारा गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, ये हिस्सा हमारा कौन सा हिस्सा है? काली मिट्टी वाला। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी अलग अलग स्थानों पे हम देख सकते हैं। ये हमारा कौन सा एरिया है? ये हमारा उड़ीसा वाला एरिया है, ये वाला उड़ीसा वाला एरिया। और कुछ एरिया हमारा ये अरब सागर का जो तटीय एरिया है, यहाँ पर भी ये पाई जाती है, लेकिन आप मुख्य रूप से इसे याद रख सकते हैं लेटराइट में। उसके बाद शुष्क। शुष्क मतलब ये जो पीला रंग दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारी रेतीली मिट्टी, यानी कि मरुस्थलीय मृदा। और ये हमारी, आपको पता है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, ये थार मरुस्थल है, तो ये हमें पता ही है। तो ये बेटा बॉडी बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। तो ये आपका पाठ था। थैंक यू बेटा, और आपने इसे सुना, देखा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक इन्हें पहुँचाएँगे, जिससे मैक्सिमम को ये फ़ायदा हो। बेटा ये MLL सीरीज़ है, और इस सीरीज़ में हम बहुत ही बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू बेटा। ओके।